ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। स्वाधीनता संग्राम की प्रतिनिधि पार्टी रही है कांग्रेस, और इसी कांग्रेस का एक तरह से मुखपत्र, जिसे अंग्रेजी में हम माउथ पीस कहते हैं, नेशनल हेराल्ड रहा है। 9 सितंबर 1938 से 2008 तक यह अखबार प्रकाशित होता रहा। इसी अखबार को संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और उसके कर्ता धर्ता इन दिनों सवालों के घेरे में हैं। दरअसल इस अखबार से जुड़े धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। आज के कार्यक्रम में इस मामले में हो रही राजनीति और उसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, और इस मामले को तफसील से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक जगदीश उपासने। उपासने जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले बताइए हमारे श्रोताओं को कि ये नेशनल हेराल्ड से जुड़ा ये मामला क्या है, जिसको लेकर के इन दिनों बड़ी राजनीतिक गहमागहमी है। देखिए, 2010 और 11 में इनकम टैक्स की एक नोटिस से ये मामला शुरू हुआ था, और उसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने फ्रॉडुलेंट एक्ट से और एजेएल एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, उसके शेयर्स हथिया लिए, करोड़ों की जमीन हथिया ली। ये क्रिमिनल कंप्लेंट थी, और इनकम टैक्स की नोटिस वाला मामला अलग था। इनकम टैक्स की नोटिस जब ये एजेएल की इनकम टैक्स का रिव्यू करने को इनकम टैक्स ने शुरू किया, तो एजेएल के बारे में पहले जानना जरूरी है कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में स्थापित की थी। ये उनकी निजी कंपनी नहीं थी। उन्होंने इसको 3 अखबार शुरू करने के लिए शुरू की थी। इसके 5000 शेयर होल्डर थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उसमें से 3000 शेयर 100 रुपए के शेयर थे, और 2000 शेयर प्रेफरेंशियल शेयर थे जो 200 रुपए के शेयर थे। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से थे। जब ये मामला शुरू हुआ, उस समय उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से करीब 1000 के आसपास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जीवित थे। तो उस समय बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो देवलोक को गमन कर गए, उनके उत्तराधिकारियों के पास ये शेयर थे। और एजेएल कंपनी लंबे समय चलती रही और प्रॉफिट में नहीं रही, क्योंकि अखबार नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज उर्दू का अखबार वो छापती थी। हेराल्ड हाउस उनका दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग में उनका हेड ऑफिस है। इसके अलावा मुंबई में, चंडीगढ़ में, भोपाल में, लखनऊ में उनकी संपत्तियां हैं जो लगभग 5000 करोड़ की आकी जाती है। इनकम टैक्स का नोटिस चलता रहा। उस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी, और उनको कहा कि इनकम टैक्स जो आपकी संपत्ति का रिव्यू कर रहा है। जिस समय इनकम टैक्स ने यह नोटिस दिया, उस समय तक काफी डेवलपमेंट एसोसिएट जर्नल लिमिटेड में हो चुका था। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड चूंकि लॉस में चल रही थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि इसको चलाने के लिए, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज को चलाने के लिए इसको लोन दिया जाए। 90 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन कांग्रेस ने और एसोसिएट जर्नल को चलाने के लिए दिया। ये चलता रहा। उसी बीच में एक नई कंपनी राहुल गांधी ने बनाई, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने, मोतीलाल वोरा ने उसमें थे। वोरा साहब भी थे और ऑस्कर फर्नांडिस भी थे, और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के अध्यक्ष भी मोतीलाल वोरा ही थे, उनके निधन से पहले तक। उसमें अन्य ट्रस्टी भी थे। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात कि जब एजेएल जब बनी, पंडित नेहरू ने बनाई, तो वो नो प्रॉफिट कंपनी थी। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 में नो प्रॉफिट कंपनी थी, और इस कंपनी से हम कोई मुनाफा नहीं कमाएंगे। इसका जो कंपनी का घोषणा पत्र है, उसमें राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और कैलाशनाथ काटजू, कृपलानी जी भी थे। इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए। और जब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जब ये लॉस में चली गई एजेएल, तो राहुल गांधी और मतलब उनके परिवार ने बनाई, और उसमें राहुल गांधी डायरेक्टर बने। इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी उन्हीं का परिवार रहा। सोनिया जी और राहुल गांधी 38% 76% पर उनके शेयर हैं। और 90 करोड़ का लोन जो कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को दिया था, नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी से इनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि ये लोन वापस लेना चाहिए, तो कांग्रेस ने इसकी अनुमति दे दी।
चूंकि नेशनल हेराल्ड ये 90 करोड़ का लोन चुका नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आपको 50 लाख रुपए देकर आपकी सब संपत्तियां जो है वो एक्वायर की। यंग इंडिया लिमिटेड ने, यह आरोप है जो आरोप पत्र में लगा है और जो मूल कंप्लेंट में भी लगा है। और असली विवाद यहीं से शुरू होता है कि 50 लाख में आप 2000 या 5000 करोड़ की कंपनी का स्वामित्व हासिल कर लेते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की सारी देनदारियां चुकाने का और प्रण लिया। मतलब उन्होंने ये लिया अपने ऊपर कि आपकी सारी देनदारियां हम चुका देंगे, 50 लाख रुपए उसके हम देंगे। नेशनल हेराल्ड की देनदारियां 90 करोड़ रुपए की थी जो कांग्रेस पार्टी की थी, नहीं चुकाई गई। और 50 लाख रुपए में आपने उसकी सारी संपत्तियां भी यंग इंडिया में ट्रांसफर कर दी। इसके लिए लखनऊ में एक बैठक की गई और एजेएल की, जिसमें एजेएल ने और ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को और ये कंपनी और इसकी संपत्तियां और इसकी देनदारियां हस्तांतरित कर दी जाए। उस समय 2010-11 में, और ये आरोप शेयर होल्डर्स, मतलब जिसमें कैलाश नाथ काटजू के जो पुत्र हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे मार्कंडेय काटजू, और बड़े नेताओं के जो उत्तराधिकारी थे, जो शेयर होल्डर थे, उन्होंने आरोप लगाया कि हमको नहीं बुलाया गया उस बैठक में। और आम सभा जो शेयर होल्डर की होती है जिसमें ऐसे निर्णय किए जाते हैं, उसमें हमको नहीं बुलाया गया और फ्रॉडुलेंट तरीके से कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को दे दी गई। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जो पहली कंप्लेंट थी, जो दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में उन्होंने दायर की थी, उसमें यही बातें लिखी हुई थी और यही प्रमाण दिए हुए थे। इसीलिए हाईकोर्ट से, चूंकि जब ये हाईकोर्ट में गए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो हाईकोर्ट ने इस कंप्लेंट को सुनवाई योग्य माना, यानी अपराध संज्ञेय माना, और इसीलिए संज्ञेय अपराध होने के नाते उनको जमानत दी गई है। जगदीश जी, सीधे सीधे ये सवाल दिखता है कि ये आपराधिक या धन शोधन का मामला है। कांग्रेस इसको राजनीतिक तूल दे रही है। जैसे हम जोड़ना चाहेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे अभी जे बाइडन, उनके बेटे हंटर बाइडन पर भी कुछ ऐसे आरोप है और उनसे सुनवाई हो रही है। वहाँ हल्ला गुल्ला ऐसा नहीं हो रहा है, उस तरह से राजनीतिक सवाल नहीं बनाया जा रहा है जैसे अपने यहाँ। क्या वजह है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ईडी कब आया इसमें? ईडी तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आया। ईडी का तो कोई इसमें रोल ही नहीं था। प्रवर्तन निदेशालय ने ये केस नहीं शुरू किया। ये केस शुरू किया था इनकम टैक्स विभाग ने। इनकम टैक्स सारा, क्योंकि उस दौरान राहुल गांधी की जो आय थी इस संपत्ति से 168 करोड़ रुपए, तो अगर ये नो प्रॉफिट कंपनी थी तो ये इनकम टैक्स के उसमें है, जो उन्होंने हाईकोर्ट में दायर किया था। 168 करोड़ रुपए की आपकी आमदनी कैसे हुई? तो स्वाभाविक रूप से, और जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इसलिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया। इसके बाद ईडी का इसमें प्रवेश होता है। देखिए, बड़ी मजे की बात है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही है, उस दौरान भी मनी लॉन्ड्रिंग इस कंपनी में होती रही। आप प्रवर्तन निदेशालय ने, और जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जिसको वो चार्जशीट कहते हैं, उसमें ये लिखा है कि 2017-18 के दौरान यंग इंडियन और एजेएल में चंदा, अग्रिम किराया, विज्ञापन के रूप में अवैध रूप से लगभग 70 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। सवाल ये है ना कि इसमें बार बार ये मामला आपराधिक साबित हो रहा है, फिर भी कांग्रेस इसको राजनीति से ही क्यों जोड़ रही है? दो बातें हैं। जो कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया वो सीधे सीधे न्यायपालिका को ब्लैकमेल करने का। न्यायपालिका ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके इनकम टैक्स के नोटिस के विरोध जब कोर्ट में गए थे तब भी उसको अमान्य किया था और उनको बेल लेनी पड़ी जब ये क्रिमिनल कंप्लेंट हुई। तो कांग्रेस प्रदर्शन करके क्या ये जताना चाहती है कि कांग्रेस को चलाने वाला जो परिवार है वो कानून से, संविधान से ऊपर है। आज बीजेपी ने बड़ी जबरदस्त इसका कांग्रेस के आरोपों का प्रतिवाद किया है और हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी जवाब दिया है। ये पहले उसको सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नॉमिनल अमाउंट ऑफ कितना, 50 लाख रुपया, एंड दे एक्वायर्ड एसेट्स फॉर 2000 करोड़। और आप सेक्शन 8, सेक्शन 25 की बात करते हैं। दिस इज ए ओपन एंड शट केस ऑफ फ्रॉड, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, 2014 में जब ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट दिल्ली के सामने केस आया, उस समय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कहा था, इट अपीयर्स दैट YIL was in fact created as a sham or a cloak to convert public money to personal use.
जगदीश जी, आपने भी बताया, अभी हरदीप सिंह पुरी जी भी वही बात कर रहे हैं, फिर सवाल घूम फिर करके वही आता है कि कांग्रेस बार बार, जैसे पिछली बार भी जब पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था तो पूरी नई दिल्ली को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया था। इसको मतलब राजनीति से क्यों जोड़ा? यही दोहरा रवैया है, यही राहुल गांधी और विजय माल्या का केस उठाते रहे बहुत वर्षों तक। विजय माल्या ने बैंकों से धोखाधड़ी की, मनी लॉन्ड्रिंग का भी उन पर बड़ा आरोप, भारत उसको लाने के बिल्कुल कगार पर पहुंच गया प्रत्यर्पण के। और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जब जब उन्होंने दूसरे मामलों में राहुल गांधी या कांग्रेस ने आरोप किए, तब बिना सोचे आरोप किए। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा मजेदार वाकया हुआ। एक सभा में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत ही उसी दिन दूसरी सभा में और नेशनल हेराल्ड का केस उठा दिया कि नेशनल हेराल्ड केस में जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति से बनी हुई प्रॉपर्टी जिन्होंने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए और रख ली, वो हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। उसके बाद दिल्ली में जितनी भी चुनावी सभाएं हुई, राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार का केजरीवाल पर एक भी आरोप नहीं लगाया। जगदीश जी, कुछ ऐसा ही जवाब अश्विनी वैष्णव जी ने भी दिया है, उसको भी सुन लेते हैं। कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये भ्रष्टाचार का मसला है और कांग्रेस को इसको ओन करना चाहिए। जी, कांग्रेस को इसे ओन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इसे ओन कर नहीं रही है क्योंकि संविधान उनके जेब में है। जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा था कि संविधान जेब में लेके घूमते। देखिए, संविधान की बात करना अलग है और विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को मानना अलग है। जब आप क्रिमिनल केस में आप जमानत है, देश की एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि कानून का अपना काम करने दीजिए। अगर हम दोषी हैं तो देखेगा, न्यायालय देखेगा। और ईडी ने अगर गलत कार्रवाई की है तो ईडी पर शिकंजा कसेगा न्यायालय, उसको सजा देगा। लेकिन हमने कोई गलत नहीं किया। ये आज तक कांग्रेस ने इस बात को नहीं बोला कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाकर उन्होंने एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति व्यक्तिगत काम के लिए नहीं हथियाई। ये आज तक नहीं बोला। उसका किराया ये लोग वसूल करते रहे, अभी भी वसूल कर रहे हैं। ईडी की जो प्रोसिक्यूशन नोट है उसमें ये बात लिखी हुई है। ईडी ने उस पर रोक लगा दी है, तो अब तो रुक गया है कि अब वो ईडी को किराया जाएगा। देखिए, ये ऐसा ही है जैसे वक्फ कानून को लेकर और जगह जगह उग्रवादी जो तबका है वो अदालत पे जोर डालने की कोशिश कर रहा है, दबाव डालने की, ये ब्लैकमेलिंग की। तो इसका मतलब क्या, ये जो 25 अप्रैल को अगली सुनवाई है उस दिन तक मुद्दा बनाया रखा जाएगा और इसको एक तरह से व्यक्तिगत रखा जाएगा? निश्चित रूप से। देखिए, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहा कि ये कुछ नहीं है इस मामले में, ये राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। केस सबके सामने है, डिजिटल मीडिया का युग है। एक एक चीज, एक एक तथ्य, कोर्ट में दायर हुए याचिकाएं, कंप्लेंट, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, लोग पढ़ रहे हैं उसको। तो आप कैसे कह सकते हैं? राजनीतिक दलों में इतनी शुचिता होनी चाहिए और इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर उनके यहाँ किसी नेता से कोई गलती होती है तो वो उसको स्वीकार करे, उससे उनकी छवि बढ़ती है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप देश भर में प्रदर्शन करके क्या जताना चाहते हैं? कि आप कानून के शासन को नहीं मानते? क्या आप संविधान को नहीं मानते? क्या आप अदालतों को नहीं मानते? एक चीज और दिखा जगदीश जी कि कुछ कांग्रेस के नेता उसको जोड़ रहे हैं कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने, उनके परिवार ने बड़ा बलिदान दिया है तो उनको तंग किया जा रहा है और इसको डिरेल्ड करने की बड़ी कोशिश हो रही है। देखिए, बलिदान तो इस देश के स्वतंत्रता के लिए 16 साल के खुदीराम बोस ने भी किया था। उनका तो कोई नाम नहीं लेता है। बंगाल में कितने 14 साल के, 12 साल के क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ गए और 1857 से ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। कोई एक परिवार, कोई एक खानदान, एक कुनबा इसका श्रेय नहीं ले सकता है। इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों नौजवान फांसी पे चढ़े हैं और लाखों लोगों ने लाठियां खाई हैं। ये जो 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने एसोसिएट जर्नल स्थापित करने के लिए पैसा दिया, वो कोई धनी लोग नहीं थे। पंडित नेहरू ने देश भर से ऐसे लोग छांटे जो मध्यम वर्ग के थे या निचले मध्यम वर्ग के थे, जिन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य हैं और कांग्रेस के जो आदर्श हैं उनको चलाए रखने के लिए, मीडिया का शुरू करने के लिए और ये राशि आपको देते हैं। तो उन मूल्यों को आपने भुला दिया। जगदीश जी, आपने इतनी तफसील से और बारीकी से इतने कम समय में इस पूरे मामले को ठीक से समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नेशनल हेराल्ड से जुड़े धन शोधन मामले पर विशेष चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।